हेलो फ्रेंड्स, अब तक की वीडियो में हमने जाना कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस क्या होते हैं और उससे रिलेटेड जितने भी ऑप्शन हेजिंग स्ट्रेटेजीज है एडवांस लेवल तक, वो हर चीज हमने देखी मेरे इस चैनल पे। आज के बाद हम चालू करेंगे फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस कोई भी स्टॉक का किस तरह से किया जाता है। तो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा बेसिक है, जिसमें हम सिर्फ ये जानेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है और टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है और इसका इंपॉर्टेंस कितना है हमारे चार्ट ट्रेडिंग के लिए या कोई भी स्टॉक में एंट्री लेने के लिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या है। तो फंडामेंटल एनालिसिस को तीन पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तीन लेवल्स होते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के लिए। सबसे पहले आपको देखना होता है मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो इस तरह की न्यूज जो पूरे मार्केट को इंपैक्ट करेगी, ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर कंपनी को इंपैक्ट करेगी या पर्टिकुलर सेक्टर को इंपैक्ट करेगी, वो पूरे मार्केट को इंपैक्ट करेगी। जैसे कोई जियो पॉलिटिकल इश्यूज है जो अभी के टाइम पे चल रहा है, वॉर का इशू, जिसके वजह से अराउंड ऑल सेक्टर्स इन द मार्केट आर गेटिंग अफेक्टेड। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर होता है जिसके वजह से आपके मार्केट पे बहुत बड़ा इंपैक्ट आ सकता है। दूसरा होता है क्रूड ऑयल प्राइसेस। जनरली क्रूड ऑयल बढ़ाता है आपके इन्फ्लेशन को। तो इन्फ्लेशन मतलब आपकी इकोनॉमी में जितनी महंगाई बढ़ेगी उतना ही आपका परचेसिंग पावर उतना ही कम हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है इन्फ्लेशन। तीसरी चीज, जो भी इकोनॉमिक डेटा आता है जैसे कि जीडीपी है या आपका आईआईपी या काफी सारे इकोनॉमिक डेटा जो गवर्नमेंट रिलीज करता है, उसके ऊपर से भी हमें पता चल जाता है कि हमारी कंट्री कहां पे जा रही है, कौन से डायरेक्शन में जा रही है, डेवलपमेंट की तरफ जा रही है या नीचे की तरफ आ रही है। उसके बाद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है इकोनॉमी के अंदर, क्योंकि अगर पॉलिटिकली अपनी इकोनॉमी अगर अनस्टेबल रहे तो एफआईएस जो बाहर से पैसा यहाँ पे इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत होगी डिसीजन लेने के लिए कि इंडिया में वो पैसा डाले या नहीं डाले। उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी, जो भी आरबीआई है उसका रेपो रेट बढ़ाता है या सीआरआर रेट बढ़ाता है, जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ मेजर्स लेते हैं, जिसके वजह से भी बिजनेसेस के ऊपर या बहुत सारी कंपनीज के फाइनेंशियल्स के ऊपर इंपैक्ट आता है। तो ये सारी चीजें हमें देखनी बहुत जरूरी है। ये फर्स्ट लेवल का एनालिसिस है और ये सारी न्यूज आपको कोई भी न्यूज चैनल से या आपके कोई भी बिजनेस न्यूज़पेपर से आपको इस तरह की न्यूज आसानी से मिल जाएगी। इसके लिए आपको कोई भी डीप डाइव करने की जरूरत नहीं होती। फिर सेकेंड लेवल के एनालिसिस पे आएंगे जिसका नाम है इंडस्ट्री वाइज एनालिसिस। तो इंडस्ट्री वाइज एनालिसिस के लिए हमें पहले ये देखना है कि कौन सी इंडस्ट्री सबसे ज्यादा बड़ी है। जैसे कि आज के तारीख में इंडिया के अंदर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री कॉन्ट्रीब्यूट्स अराउंड 35% ऑफ द टोटल मार्केट कैप, और उसके बाद बड़ी इंडस्ट्री आईटी इंडस्ट्री जो अराउंड 10-11% कॉन्ट्रीब्यूट करती है। तो हमें ये देखना है कि हमें कौन से इंडस्ट्री में पैसा डालना है। फिर वो इंडस्ट्री कौन से रॉ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे काफी सारे मेटल कंपनीज है जहां पे काफी बार रॉ मटेरियल चाइना से आता है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है कि चाइना से अगर हम कोई भी मटेरियल या यूएस से कोई भी दूसरी कंट्री से हम वो रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हैं और उसके ऊपर कोई बैन आ गया है या जिस तरह से अभी ट्रेड डील का इशू है, तो इसी तरह से कोई टैक्सेशन के इश्यूज आ गए तो वो पूरे इंडस्ट्री को इंपैक्ट कर सकते हैं। तो इसके ऊपर भी हमारी नजर होनी बहुत जरूरी होती है। मार्केट में काफी सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन या गवर्नमेंट पॉलिसी से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। खास करके कैपिटल मार्केट वाली कंपनीज है, जैसे सेबी बार बार रेगुलेशन चेंज करता है जिसके वजह से बीएसई वॉल्यूम कम हो सकता है। तो बीएसई के स्टॉक या एंजल ब्रोकिंग मोतीलाल ओसवाल जैसे लिस्टेड स्टॉक्स है, ग्रो का स्टॉक है, तो उनके स्टॉक्स के ऊपर भी इंपैक्ट आता है। ये फॉर एग्जांपल ये इंडस्ट्री में इंपैक्ट कर रहा है। तो वैसे काफी सारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो सेक्टर में चेंजेस आएंगे उस हिसाब से वो सेक्टर के ऊपर इंपैक्ट आएगा। फिर वो इंडस्ट्री के अंदर कौन लीडर है ये हमें देखना जरूरी है, क्योंकि वो इंडस्ट्री में जो कंपनी लीड कर रही है सबसे ज्यादा पैसा वही बना के देगी। फिर हम आएंगे लास्ट स्टेप पे जिसमें हम कंपनी वाइज रिसर्च करेंगे। तो कंपनी वाइज रिसर्च में हम सबसे पहले देखेंगे कंपनी के फाइनेंशियल्स के अंदर हम देखेंगे कंपनी के पीएनएल लास्ट 3-4 साल के, बैलेंस शीट देखेंगे, कैश फ्लो देखेंगे, और उसके ऊपर से हमें काफी सारा आइडियाज आ जाएगा कोई भी कंपनी के लिए। उसी के साथ हम कुछ 8-10 रेशियोज है, फाइनेंशियल रेशियोज है, जिनको हम स्टडी करेंगे, जिसके वजह से हमें पता चलेगी कंपनी
कितनी फाइनेंशियली साउंड है कि हम वो कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर ट्रस्ट करके और उसके ग्रोथ पर्सपेक्टिव के ऊपर ट्रस्ट करके हम उस कंपनी में पैसा लगा सकते हैं। उसके बाद प्रमोटर, कौन कंपनी ये चला रहा है, उसके ऊपर भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। कंपनी का मार्केट शेयर कितना है, कंपनी के कॉम्पिटिटर्स कौन है, कंपनी जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है क्या इसका आगे जाके सब्स्टिट्यूट आएगा, क्योंकि अगर वो कंपनी के प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट आएगा तो फिर वो इंडस्ट्री को ही बड़ी रिस्क है, ना कि सिर्फ वो कंपनी को, लेकिन ओवरऑल इंडस्ट्री को ही बड़ी रिस्क है। और इसी हिसाब से अगर कंपनी मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन में है तो वहां पे उसकी बार्गेनिंग पावर ज्यादा स्ट्रांग रहेगी। मतलब कंपनी जब भी रॉ मटेरियल भी खरीदेगी तो सबसे सस्ते में उसको रॉ मटेरियल मिल जाएगा। अगर वो कंपनी की बार्गेनिंग पावर बहुत ही वीक है तो वहां पे कंपनी को प्रॉफिट बढ़ाने का थोड़ा सा इशू आ सकता है। तो ये ओवरऑल जब हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं कोई भी कंपनी के लिए, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमें ये कंपनी का स्टॉक खरीदना है कि नहीं खरीदना है। उसके बाहर भी ये डिपेंड करता है कि जो करंट मार्केट में प्राइस चल रही है कंपनी की, वो एक फेयर वैल्यू पे है या फेयर वैल्यू से थोड़ा नीचे है। तो ये काफी सारे रेशियोज और देखने के बाद, कंपनी का फ्यूचर पर्सपेक्टिव देखने के बाद ही आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये शेयर अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है, और उस हिसाब से डिसीजन लेना होता है। तो याद रखना कि फंडामेंटल एनालिसिस इज फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। हमेशा इन्वेस्टर को फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहिए, जहां पे उसका पर्सपेक्टिव हो कोई भी कंपनी में, जहां पे उसको 2 साल या 3 साल 4 साल के लिए या उससे ज्यादा टाइम ड्यूरेशन के लिए अगर होल्ड करना है कोई स्टॉक में, तो उसके लिए फंडामेंटल एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। अब हम आते हैं टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। तो दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस में एक्चुअल में टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है? टेक्निकल एनालिसिस मतलब जो भी कंपनी के पास्ट हिस्ट्री निकाल के हम देखेंगे कि ये कंपनी के अंदर क्या ट्रेड हुआ है, कंपनी पहले कौन से प्राइस पे थी और अब इसका चार्ट क्या बोल रहा है। मतलब इसका जो भी हिस्टोरिकल डेटा है, वो डेटा के बेसिस पे कुछ इंडिकेटर्स बने हुए हैं जिनका अलग अपना अपना एक यूनिक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूले के बेसिस पे कुछ आउटपुट निकलते हैं जिसे हम इंडिकेटर्स बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल MACD हो गया, मूविंग एवरेजेस हो गए, या बॉलिंजर बैंड, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो ऐसे काफी सारे इंडिकेटर्स है जो स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर्स है, जो आपको इंडिकेट करेंगे कि ये पर्टिकुलर प्राइस पे आपको खरीदना है या नहीं खरीदना है। तो टेक्निकल एनालिसिस आपको हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे बताते हैं कि फ्यूचर में इसका रेट कितना ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है। मतलब आपको टेक्निकली वो बताएगा कि ये कंपनी के शेयर का डायरेक्शन क्या है। कुछ इंडिकेटर्स का एनालाइज करने के बाद आपको ये डिसीजन लेना होता है, और ये बहुत ही आसान होता है। जैसे कोई भी एक फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए एक पर्टिकुलर कंपनी का आपको फुल फ्लेज 2 से 3 दिन लगेंगे, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए अगर आप अच्छे से वो सीख गए टेक्निकल एनालिसिस करना, तो इट्स अ मैटर ऑफ 2 मिनट्स कि 2 मिनट के अंदर आपको वो कंपनी के अंदर पता चल जाएगा कि कहां पे आपको बाय करना है, कहां पे आपको सेल करना है। तो टेक्निकल एनालिसिस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है रेजिस्टेंस और सपोर्ट। ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है। तो सपोर्ट क्या होता है? सपोर्ट वो लेवल होती है जहां पे बायर्स आर विलिंग टू बाय बट सेलर्स आर नॉट विलिंग टू सेल। तो यहाँ पे सपोर्ट के पास बहुत ज्यादा बायर्स होंगे जो खरीदने के लिए तैयार होंगे, लेकिन सेलर्स वहां पे बेचेंगे नहीं। तो यहाँ पे ऑब्वियसली प्राइस जब भी यहाँ पे आएगी वो यहां से बाउंस करेगी और वापिस जाएगी रेजिस्टेंस के पास। अब रेजिस्टेंस क्या होता है? जहां पे ऑब्वियसली सपोर्ट के उल्टा कि यहाँ पे सेलर्स आर विलिंग टू सेल बट बायर्स आर नॉट विलिंग टू बाय, क्योंकि ये प्राइस पे बायर को लगेगा कि हम बहुत ज्यादा ऊपर के भाव पे ले रहे हैं, और सेलर यहाँ पे सेल करेंगे, जिसके वजह से प्राइस वापस नीचे की तरफ जाएगी और वापस सपोर्ट के पास जाएगी। तो मार्केट में हमेशा टेक्निकली हमें यही फाइंड आउट करना होता है कि रेजिस्टेंस क्या है, सपोर्ट क्या है, और उस हिसाब से हमारी बाइंग होनी चाहिए। हमेशा ध्यान रखना कि हमें हमेशा बाय करना होता है सपोर्ट के नजदीक, सपोर्ट के ऊपर बाय करना होता है थोड़ा सा, और सपोर्ट के नीचे शुड बी योर स्टॉप लॉस, और आपका टारगेट रेजिस्टेंस के थोड़ा सा नीचे रखना है। ये आपका टारगेट होना चाहिए, रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं होना चाहिए, रेजिस्टेंस के नीचे होना चाहिए, क्योंकि काफी बार प्राइस होती है कि रेजिस्टेंस टच नहीं करेगी, यही से नीचे चली आएगी।
या काफी बार ऐसा भी हो सकता है कि रेजिस्टेंस से थोड़ा ऊपर जाए और वापिस नीचे आ जाए। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना है कि सेफर साइड पे आपको जब भी प्रॉफिट बुक करना है तो प्राइस जैसे रेजिस्टेंस के नजदीक आएगी वहां पे आपको बेचना होता है। और अगर ये प्राइस रेजिस्टेंस के ऊपर गई और होल्ड किया वो प्राइस ने, इसको हम ब्रेकआउट बोलते हैं। यहीं पे ब्रेकआउट आएगा और प्राइस ऊपर की तरफ चली जाएगी। तो टेक्निकल में सिंपल फंडा है, अगर प्राइस ब्रीचेस रेजिस्टेंस लेवल देन दिस रेजिस्टेंस बिकम्स इज सपोर्ट। मतलब रेजिस्टेंस चेंज होगा, अब वहां पे उसका सपोर्ट का काम करेगा। और जब सपोर्ट ब्रीच करता है कभी प्राइस, तो वही उसका रेजिस्टेंस बन जाता है। मतलब प्राइस सपोर्ट ब्रीच करने के बाद जब वापस ऊपर जाएगी तो यही उसका रेजिस्टेंस बनेगा और प्राइस यहां से वापस नीचे जाना चालू हो जाएगी। तो यही इसी तरह से टेक्निकल एनालिसिस चलता है। तो टेक्निकल एनालिसिस के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये फाइंड आउट करना ही सबसे बड़ी चीज होती है। तो बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं, बहुत सारे टूल्स होते हैं, जैसे कि ट्रेंड लाइंस होती है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स होती है। तो इसके बेसिस पे हम 3-4 इंडिकेटर्स को मर्ज करके हम एक सपोर्ट जोन या रेजिस्टेंस जोन बनाते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस इंट्राडे में अगर करना है तो आपको जनरली 15 मिनट्स के चार्ट पे करना चाहिए। 15 मिनट्स का आपका टाइम फ्रेम लेना चाहिए। अगर आप यही 1-2 दिन के लिए पोजीशन होल्ड करना चाहते हैं तो जनरली आर्ली चार्ट यूज करना चाहिए। अगर आप यही पोजीशन 8 से 15 या 1 महीने तक होल्ड करना चाहते हो देन इट इज ऑलवेज प्रेफरेबल टू यूज डेली कैंडल्स। और अगर आप 6 मंथ टू 1 ईयर तक पोजीशन होल्ड करना चाहते हैं तो आपको वीकली चार्ट के बेसिस पे एनालिसिस करना चाहिए। एंड इफ यू वांट टू इन्वेस्ट फॉर मोर देन 1 ईयर से 2 ईयर्स तो वहां पे आपको मंथली चार्ट का सपोर्ट लेना चाहिए। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस ये लॉजिकली शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म पर्पस के लिए बनाया गया है। लॉन्गर टर्म पीरियड के लिए आपको टेक्निकल को फंडामेंटल के साथ मर्ज करके ही देखना होगा, क्योंकि टेक्निकली मार्केट 2 साल तक आप चार्ट के बेसिस पे कोई भी स्टॉक में प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि हर 3 महीने के बाद कंपनी के फाइनेंशियल्स आएंगे जिसकी वजह से कंपनी के फंडामेंटल्स में चेंजेस आएगी। और उस हिसाब से आपने जो भी रेजिस्टेंस सपोर्ट बनाया है आपको वापस रिविजिट करके एक बार चेक करने पड़ेंगे कि फाइनेंशियल्स आने के बाद वेदर देयर इज एनी चेंज इन योर सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस और नॉट। तो ये सब देखने के बाद ही आपको कॉल लेना है कि मुझे ये पर्टिकुलर स्टॉक में होल्ड करके रखना है या हमें इसे बेचना है। तो ये सेशन में तो हम यही समझ रहे थे कि टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस क्या है। इसके साथ ही और एक एनालिसिस होता है जो सेंटिमेंटल एनालिसिस होता है, जो जनरली बहुत ज्यादा पैनिकिंग सिचुएशन होती है। जैसे कोरोना के टाइम पे मार्केट बहुत ज्यादा नीचे आ गया, तो काफी बार जब सेंटिमेंटल फॉल आता है तो उस टाइम पे मार्केट ना ही टेक्निकल देखते हैं ना ही फंडामेंटल देखते हैं। टेक्निकली जितने भी सपोर्ट्स होते हैं मार्केट बहुत आसानी से तोड़ देता है। टेक्निकली आपको ये तो पता चल जाएगा कि ट्रेंड सेलिंग का है, तो एटलीस्ट आपको बाय नहीं करना है जब तक आपको टेक्निकली वो बाय नहीं बोलेगा। लेकिन वहां पे कोई भी सपोर्ट पे आप सोचोगे कि मैं यहीं से बाय करूंगा, तो वहां पे सेंटिमेंट्स हावी हो जाते हैं टेक्निकल और फंडामेंटल के ऊपर, और मार्केट उस टाइम पे कोई भी फेयर वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं देखता, और काफी बार मार्केट बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड सिचुएशन में चला जाता है। इवन ओवर सोल्ड होने के बाद भी मार्केट और नीचे की तरफ चला जाता है। या वैसे ही काफी बार मार्केट में रैली आ जाती है और एक्साइटमेंट में लोग इतना ज्यादा बाय कर लेते हैं कि उस टाइम पे आपके इंडिकेटर सारे ओवरबॉट बताने के बाद भी प्राइस ऊपर ही चली जाती है। ऐसे ही कुछ टाइम पहले सिल्वर में हुआ कि सिल्वर की प्राइस 4,25,000 तक चली गई और वहां से वो करेक्ट होकर अभी 2,25,000 पे। तो अगर प्राइस फेयर होती 4,25,000 तो प्राइस वापस नीचे आनी ही नहीं चाहिए थी। तो ये है सेंटिमेंट्स के वजह से ये मार्केट में जो राइज हुआ है, तो ये बबल की तरह फूल जाता है। तो इससे हमें हमेशा कॉशियस रहना है। अगर आपको लगता है कि आपके लेवल से प्राइस चली गई है ऊपर, तो ये बेटर होगा कि आप उस स्टॉक को अवॉइड ही करें, ना कि उसमें वो रैली का फायदा उठाने जाए। अगर आपको रैली का फायदा उठानी है तो फिर आप उसको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से काम करें। तो दोस्तों मेरा यही बोलना है कि फंडामेंटल एनालिसिस थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वो आपको एक बड़ा कॉन्फिडेंस देगा लॉन्ग टर्म पोजीशन बनाने के लिए। और टेक्निकल एनालिसिस तो बहुत आसान है करने के लिए। स्टेप बाय स्टेप हम
इन वीडियो में सीखेंगे कि किस तरह से हम टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं, और कोई भी आदमी कोई भी स्ट्रीम का हो, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स से, वो बहुत आसानी से टेक्निकल एनालिसिस सीख सकता है। तो मार्केट में एंट्री लेने के लिए आपको जरूरी नहीं है कि आप कॉमर्स बैकग्राउंड से ही होने चाहिए। हाँ, थोड़ा बहुत फाइनेंशियल एनालिसिस करते वक्त आपको थोड़ा उसका बेनिफिट मिलेगा, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा बहुत आपको मैथमेटिक्स थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, जिससे आपको बहुत आसान होगा समझने के लिए, क्योंकि वहां पे थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट करना बहुत जरूरी है। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, अगर किसी का मैथमेटिक्स थोड़ा वीक भी हो तो भी वो आसानी से टेक्निकल एनालिसिस सीख सकता है। और ये सीखने से ही आप एक अच्छे खासे चार्टिस्ट बन सकते हो। अगर आप खुद चार्ट रीडिंग करना सीख जाओ तो आप कोई भी शेयर अपने मर्जी से लोगे, ना कि किसी के टिप के भरोसे आप काम करोगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में यही था। आगे के वीडियो में हम जानेंगे कि स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि किस तरह से हम टेक्निकल एनालिसिस को सीख सकते हैं। सबसे पहले हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स को सीखेंगे, उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट 8-10 इंडिकेटर्स हैं उनको सीखेंगे, और उसके बाद हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट अलॉन्ग विथ एलियट वेव थियरी, और उसके बाद जो भी पैटर्न्स हैं, जो ट्रेंड लाइन बेस्ड पैटर्न्स बनते हैं, जैसे कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल, असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रायंगल, रेक्टेंगल्स, पेनेंट्स, वेजेस, इस तरह के जो पैटर्न्स होते हैं, हेड एंड शोल्डर, कप एंड हैंडल पैटर्न, इन पैटर्न्स को भी अच्छे से समझेंगे हर एक वीडियो में। और उसके बाद हम इनके कॉम्बिनेशन से फाइनली चार्ट रीडिंग कैसे की जाती है, तो वो हम समझेंगे। तो बहुत ही जल्द मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।